1 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। आदाब, मैं नीता सिंह हाजिर हूँ साइंस, टेक्नोलॉजी, शेरो अदब, सोशल साइंस, एजुकेशन और दुनिया भर के हर तरह के नॉलेज पर मबनी खास प्रोग्राम के साथ जिसका नाम है इल्म की रोशनी। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे भारत में फिजिकल एजुकेशन के स्कोप और चैलेंजेस की। तो ये एजुकेशन का वो पार्ट है जो ट्रेडिशनल टीचिंग से हट कर किसी ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ की जानिब तवज्जो देता है जो न सिर्फ सेहत के लिए फ़ायदेमंद है बल्कि जहनी सुकून के साथ साथ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक डिसिप्लिन को कायम करने की कोशिश करती है। इल्म की रोशनी अब सिर्फ किताबों तक ही महदूद नहीं है बल्कि फ़िज़िकल एजुकेशन की शक्ल में इल्म अब जिस्म और जहन दोनों को रोशन करने के लिए काम कर रहा है। भारत में जिस्मानी तालीम अब सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि प्रोफेशन की तरह भी देखी जाने लगी है, फिर चाहे वो खेल के मैदान में हो, फिटनेस हो या योग। आज हम बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन की। भारत में कितनी मकबूलियत है और ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ साथ आने वाली जनरेशन के मुस्तकबिल के लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है और क्या कुछ स्कोप है हमारी नई जनरेशन के लिए। इसी पर डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान, प्रोफेसर सरिता त्यागी, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। साथ में प्रोफेसर तारक नाथ प्रामाणिक, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस, दिल्ली से। हम आप दोनों का स्टूडियो में वेलकम करते हैं। सबसे पहले प्रोफेसर सरिता त्यागी, हम आपसे समझना चाहेंगे कि फिजिकल एजुकेशन जिसकी आज हम बात कर रहे हैं वो क्या है, हमारे व्यूअर्स को पहले ये समझाइए। फिजिकल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो वो भी ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करती है, बट फिजिकल एजुकेशन ओवरऑल डेवलपमेंट विद मूवमेंट, जहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है और इसके थ्रू, इस मीडिया के थ्रू फिजिकल एक्टिविटी वी यूज फिजिकल एक्टिविटी एज अ मीडिया, उसको यूज करके हम किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी व्यक्ति के पर्सनैलिटी पे हम काम करते हैं और उसको एक सुदृढ़ फ्यूचर बनाने में उसकी मदद करता है फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम। जी, तो ये तो बात हुई कि फिजिकल एजुकेशन क्या है। आपसे भी समझना चाहेंगे प्रोफेसर तारक, आखिर क्या इम्पोर्टेंस है फिजिकल एजुकेशन की? देखिए, फिजिकल एजुकेशन का इम्पोर्टेंट तो बहुत सारे हैं। पहले तो मेंटल लेवल है और मेंटल लेवल में पहले उसकी बहुत सुकून और इजी रहता है। फिर फिजियोलॉजी है, उसका शरीर है। इम्पॉर्टेंट देखिए दोनों चीज़ें हैं फिज़िकल एजुकेशन करने से। एक तो क्या है कि आप अपने आप को फिट भी रख सकते हैं, दूसरा क्या है कि उसको नौकरी भी मिलता है, उसको पेशा भी उसमें मिलता है, फिर फिटनेस रहता है। तो कुल मिला के क्या है कि जो मैडम ने कहा कि होलसम डेवलपमेंट, उसको शारीरिक में भी फिटनेस हो रहा है, उसके आय भी हो रहा है, वो दिन दुनिया में दिनचर्या में वो फिट भी रहता है और उसका सेहत ठीक रहता है। आपने अभी देखा होगा कि कोरोना में कितना हालत ख़राब थी लोगों की। तो ये फिजिकल एजुकेशन के सिस्टम से जो मूवमेंट है, जो स्पेशली फॉरवर्ड मूवमेंट, बैकवर्ड मूवमेंट, वो जो मूवमेंट है, एक दिनचर्या है, रोज़ चलना है, बैठना है, किस तरह से चलना है, किस तरह से बैठना है, इस सारी चीज़ों से आपके शरीर एकदम ठीक रहता है, शरीर एकदम फिट रहता है। प्लस नौकरी है, बहुत बड़ा चीज़ है जिसमें आज के टाइम पे
आय एक ऐसा चीज़ है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है, क्योंकि फिज़िकल एजुकेशन कोर्स करने के बाद उसको नौकरी मिलता है, और नौकरी वो भी नहीं, स्कूल में, कॉलेजेस में, प्रोफेसर्स की, डायरेक्टर के साई में बहुत एरिया है जिसमें फ़िज़िकल एजुकेशन के एरिया में पढ़ने के बाद वो आगे बढ़ सकता है। जी, प्रोफेसर सरिता, फिजिकल एजुकेशन क्या है, कितनी इम्पोर्टेंस है इसकी, ये हमने जाना, लेकिन अगर कोई अपना करियर फिजिकल एजुकेशन में बनाना चाहता है तो उसी को सिर्फ फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स की या एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, या हर किसी को इस पे ध्यान देना चाहिए, एक्सरसाइज हो या स्पोर्ट्स हो, इस पे तवज्जो दी जानी चाहिए? अगर हम फिज़िकल एज ए एजुकेशन की बात करें, फिज़िकल एजुकेशन में, वहाँ पे हम स्कूल लेवल से बात करें तो हर एक बच्चे को फिज़िकल एजुकेशन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए। हर एक स्कूल के अंदर उनको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, जो कि एक NEP अभी जो नेशनल एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें इस चीज़ को एम्फेसाइज किया गया है कि हर एक बच्चे को स्कूल के द्वारा, क्योंकि हर एक बच्चा पहले तो स्कूल जाए और फिज़िकल एजुकेशन के थ्रू उसे फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जाए। तो शुरू से ही जब वो छोटा बच्चा होता है, प्राइमरी स्कूल के अंदर है, तब उसमें फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जाए। जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन सिर्फ उसके, जैसे अभी प्रोफेसर तारिक नाथ ने बताया, सिर्फ उसके शरीर से नहीं, उसके मन पे भी काम करता है, और बहुत सारी जो लाइफ स्किल्स हैं वो सिखाता है कि कैसे एक टीम में काम करना है, कैसे उस टीम के साथ, फिटनेस के साथ और मेंटल फिटनेस के साथ उसको कैसे कॉन्फिडेंट होके हार और जीत को कैसे अपनाना है, और कैसे डिसिप्लिन सीखना, ये सारी चीज़ें उसे सीखते हैं। तो प्राइमरी लेवल से लेके मिडिल लेवल में, स्कूल लेवल पे उसको सिखाया जाए। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं, 12th क्लास तक आते हैं, जहाँ पे 11 और 12th में इसको एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट बनाया गया है, तो उस एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट पढ़ा के उस नॉलेज, फिजिकल एजुकेशन की जो नॉलेज है उसकी शुरुआत हम करें, जिससे कि वो आगे जाके जब वो ग्रेजुएशन कोर्सेज की तरफ बढ़ता है तब वो समझ सके कि ये भी एक ऐसी फील्ड है जो कि उसको एक प्रोफेशनल करियर की तरफ ले जा सकती है। तो वो नॉलेज उसको स्कूल में इस तरह से लेवल के हिसाब से उसको आगे बढ़ने के लिए फिजिकल एजुकेशन की एजुकेशन दी जाती है स्कूल्स के अंदर। जी बिल्कुल। प्रोफेसर तारक नाथ, आपसे समझना चाहेंगे कि अगर हम फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो अगर बच्चा स्कूल में है तो उसे क्या कुछ सिखाया जाता है? ये स्पोर्ट्स ही एक चीज़ है जो कि फिजिकल एजुकेशन में सिखाई जाती है, या फिर इसमें और भी डाइट या फिर न्यूट्रिशन को भी शामिल किया गया है, डांस, क्या ये सब क्या क्या शामिल किया गया है फिजिकल एजुकेशन? देखिए, फिजिकल एजुकेशन के लिए इस बार जो बहुत अच्छा सिस्टम आया है, जो NEP, उसमें हमने 11th 12th पिछले साल से 2 साल से चल रहा है। और फिज़िकल एजुकेशन में क्या है कि सब्जेक्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, जिसमें न्यूट्रिशंस की बात की गई है, जिसमें आपके थोड़ा सा किंग्सोलॉजी की, मूवमेंट्स की बात की गई है। 11th 12th में जो बच्चा खेलता है या जो बच्चा स्पोर्ट्स को समझता है, उस बच्चे को वो बच्चा फिजिकल एजुकेशन लेता है। ऐसा कि नहीं जो खेलता है, इवन देन जो खेलता भी नहीं है वो फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट लेता है। तो फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट में साइंस भी है, साइकोलॉजी भी है, फिलॉसफी भी है और न्यूट्रिशंस भी है। क्योंकि स्पेशली 11th 12th के बच्चे के लिए जब स्पोर्ट्स खेलता है तो उसे समझना चाहिए कि शरीर के अंदर किस तरह से हमारे ब्लड सर्कुलेशन, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स काम कर रहे हैं, किस तरह से मसल्स काम कर रहे हैं। ये हमने 11th 12th में रखा है समझने के लिए बच्चों को। प्लस टेक्निक भी है, कुछ टेक्निक भी हम लोगों ने बच्चों के लिए स्पेशली डाला है, कुछ टेस्ट डाला हुआ है जो उसको फिटनेस के लिए आगे बढ़ा सकता है। तो फिजिकल एजुकेशन में ऐसा नहीं कि सिर्फ स्पोर्ट्स है, फिजिकल एजुकेशन में स्पेशली फिजियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, जिसमें मैडम बता सकती है अच्छे से, क्योंकि उसमें एग्रेशन, डिप्रेशन, क्योंकि स्पेशली 11th 12th के बच्चों को जो डिप्रेशन है, खेलता है या पढ़ता है तो उसमें डिप्रेशन आता है, तो उसको ओवरकम कैसे करना है, बाहर कैसे आना है। तो ये सब चीज़ें 11th 12th के सिलेबस में है। और 11th 12th के सिलेबस में होने से बच्चे को वही समझ में आता है कि हम लोग खेलने के साथ साथ हमारा फिजियोलॉजी भी ठीक हो रहा है, हमारा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स ठीक हो रहा है, हमारा साइकोलॉजी, जो हमारे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, वो ठीक हो रहा है, न्यूट्रिशंस के बारे में हम बताते हैं, बैलेंस डाइट के बारे में बताते हैं। तो ये सब चीज़ें फिजिकल एजुकेशन के कोर्स में है। और 11th 12th एक बेसिक एरिया है जिसमें समझाने की कोशिश करते हैं ताकि वो ग्रेजुएशन में आए, वो मास्टर डिग्री में पढ़े, वो हायर एजुकेशन है फॉर रिसर्च एंड अदर वर्क्स। तो स्कूल में
स्पोर्ट्स के साथ साथ फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट है। फिजिकल एजुकेशन टीचर्स पढ़ाते भी हैं। हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं, जिस तरह से एनईपी पे आया कि 6th क्लास से फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए सब्जेक्ट। 6th क्लास से होने से क्या है, बच्चे को ग्रोइंग स्टेज में समझ में आएगा। आज के टाइम में देखिए, फास्ट फूड में बहुत ज़्यादा बच्चे दौड़ रहे हैं, मोबाइल में ज़्यादा जा रहे हैं, आजकल ई स्पोर्ट्स होने लगा है। तो ये सब स्पोर्ट्स से बच्चे को हानि है। ये सब स्पोर्ट्स से बच्चे को मनोविज्ञान में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो बच्चे को फील्ड में आना है। फील्ड में आने से खेलेंगे तो उसके जो फिटनेस है वो अच्छा होगा, वो बढ़ेगा। जी बिल्कुल। प्रोफेसर सरिता, जैसे कि प्रोफेसर तारक नाथ ने कहा कि अभी बच्चे ज़्यादा मोबाइल टीवी इसके सामने ज़्यादा बैठते हैं या फिर जंक फूड ज़्यादा खाते हैं आजकल के, अगर देखा जाए तो उससे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि ओबेसिटी है, डिप्रेशन, स्ट्रेस की बात की प्रोफेसर तारक नाथ ने अभी। तो आप क्या समझते हैं, क्या फिजिकल एजुकेशन एक जरिया हो सकता है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जिससे कि ना हो, या फिर स्ट्रेस से कैसे बाहर आए, वो आपसे समझना चाहेंगे। बहुत ही वैलिड क्वेश्चन पूछा है आज के सिनेरियो में, और फिजिकल एजुकेशन इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, क्योंकि जैसे हमने बताया कि ये सारे इट इज अबाउट द ह्यूमन परफॉर्मेंस। दिस सब्जेक्ट इज अबाउट ह्यूमन परफॉर्मेंस। तो इसके अंदर हम सब एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, सब चीजों से हम डील करते हैं। तो इसी प्रोसेस में, इस एजुकेशन के प्रोसेस के अंदर हम स्टूडेंट्स को बताते हैं कि जो लाइफस्टाइल स्किल्स हैं उसके अंदर फिजिकल एक्टिविटी का क्या रोल है, जो कि उनको माइंड को डाइवर्ट करता है। इस तरह की जो हम बात कर रहे हैं, ऐसी एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हैं, फोन के थ्रू या टीवी के अंदर जो इस तरह के चीजों के अंदर वो इन्वॉल्व हैं, उनसे दूर रखने के लिए फिजिकल एक्टिविटी एक ऐसा जवाब है जो कि उनको इन सब चीजों से दूर कर सकता है, उनके लाइफस्टाइल को बेटर बना सकता है। और हमें मालूम है कि पेरेंट्स के सामने भी बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मैं सबको आपकी मीडिया के थ्रू ये बताना चाहती हूँ, फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा मीडिया है जिसकी नॉलेज उन्हें बता सकती है कैसे, बिकॉज सिर्फ फिजिकल एजुकेशन फिजिकल एक्टिविटी नहीं, रिक्रिएशनल एक्टिविटी की भी बात करता है, बहुत सारे माइनर और मेजर गेम्स की भी बात करता है, जिनके थ्रू जो प्रॉब्लम्स आजकल आ रही हैं उनको फिटनेस से रिलेटेड हैं या फिर मेंटल फिटनेस से रिलेटेड हैं, वो सारी प्रॉब्लम आई थिंक इट कैन बी द आंसर, फिजिकल एजुकेशन कैन बी द आंसर, क्योंकि इस सब्जेक्ट के अंदर ये सारे सब्जेक्ट भी उनको सिखाए जाते हैं, इम्पोर्टेंस बताई जाती है फिजिकल एक्टिविटी की, और कैसे अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं फिजिकल एक्टिविटी में और क्या इसका इम्पैक्ट आता है, ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। तो आई थिंक ये सब्जेक्ट के थ्रू पेरेंट्स को भी मतलब खुश होना चाहिए कि इस सब्जेक्ट के थ्रू अगर उनको नॉलेज है इस बारे में तो वो भी खुश हों कि इस सब्जेक्ट के थ्रू उनका बच्चा सही डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, जो कि उस पर और जो पूरे स्कूल का लोड है, एकेडमिक लोड है, उसके साथ फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा लोड है जो कि उसको एक गुड लोड जिसे बोलते हैं, जो कि उसको सही डायरेक्शन में ले जाएगा, बोथ इन फिजिकल सेंस एंड मेंटल सेंस। जी बिल्कुल। प्रोफेसर तारक, जैसे कि प्रोफेसर सरिता ने अभी कहा कि जो फिजिकल एजुकेशन है वो किस तरह से स्ट्रेस कम करता है और बहुत ज़रूरी है, तो आपसे समझना चाहेंगे कि आज जबकि एजुकेशन की बात करें तो इतना बर्डन है बच्चों के ऊपर, ऐसे समय में कितना ज़रूरी है बच्चों को हर दिन कितना समय उन्हें निकालना चाहिए कम से कम फिजिकल एजुकेशन के लिए? स्कूल में तो हर दिन एक क्लास होना चाहिए स्पोर्ट्स का, एटलीस्ट बच्चों के लिए, क्योंकि उसमें एक डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। क्योंकि आज के टाइम में क्या हो रहा है कि बच्चे बाहर आते ही नहीं है, एक तो वो गाड़ी में जाते हैं या पैदल जाते हैं, बस में जाते हैं तो मोबाइल देखते रहते हैं, दूसरा क्या घर में आने के बाद उनके पास एजुकेशन की इतनी बर्डन है। आज के टाइम में उनके कम्पिटिटिव एग्जाम्स इतने आ गए कि हर पेरेंट्स कभी फिजिक्स का ट्यूशन पढ़ा रहा है, कभी मैथ्स का ट्यूशन पढ़ा रहा है, कभी इंग्लिश का ट्यूशन पढ़ा रहा है, बट पेरेंट्स कभी ये नहीं बोलते कि बच्चे खेलने जाओ। इसलिए स्कूल में बहुत ज़रूरी है कि हर दिन एक क्लासेस होना चाहिए, एटलीस्ट 45 मिनट्स का, 50 मिनट्स का, सो दैट वो बच्चा अपना पर्सनालिटी अपना डेवलपमेंट कर सके। क्योंकि पोस्चर एक डिफॉर्मिटीज़ है, यदि बच्चा नहीं खेलता है तो बहुत सारे पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ हो जाते हैं, जिसे हम लोडोसिस कहते हैं, काइफोसिस कहते हैं, वो बड़े होकर बहुत दिक्कत होता है। तो
इसीलिए उस डेवलपमेंट को, उस पीरियड ऑफ समय में स्पोर्ट्स के बच्चे को या जनरल बच्चे को भी खेलने के अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। क्योंकि आप आजकल देख रहे हैं स्कूल के बच्चे को ओबेसिटी हो गया, अस्थमा हो जा रहे हैं, हार्ट अटैक हो जा रहे हैं। स्कूल के बच्चे खेलने नहीं जाता है, स्पोर्ट्स के स्पेशली धूप में नहीं आना चाहता है, विटामिन डी की स्पेशली दिल्ली एनसीआर में इतने दिक्कत है। तो मेरा कहना है कि हर बच्चे को हर रोज़ एक पीरियड देना चाहिए, हर रोज़ एक पीरियड उसको खेलने देना चाहिए, ताकि उसकी डिफॉर्मिटीज़ कम हो, उसका डेवलपमेंट प्रॉपर हो, उसको भूख लगे, खाना खाए वो। क्योंकि बच्चा जब तक खेलेगा नहीं, दौड़ेगा नहीं, उसके ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं होगा, उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन लेवल की सिस्टम ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन लेवल, वाइटल कैपेसिटी ठीक होना चाहिए। वाइटल कैपेसिटी ठीक नहीं होगा तो फिर से डिजीज ऑकर्स होंगे। हमारा शरीर जो है एक्टिव करने के लिए, हमारा शरीर बैठ के पढ़ाई लिखाई और खाना खाएं और सो जाएं तो फिर हम लेज़ी हो जाएंगे, हम कोई भी चीज़ को नहीं कर पाएंगे, हमारा देश अस्वस्थ हो जाएगा। हमारे देश में फिजिकल एक्टिविटी और फिजिकल एजुकेशन को समझना चाहिए, जिससे हमारा देश स्वस्थ रहे। ना कि ज़्यादा हॉस्पिटल खोले, फिजिकल एजुकेशन कोर्सेज खोले, फिजिकल एजुकेशन को समझे, फिजिकल एजुकेशन के कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलना चाहिए, फिजिकल एजुकेशन के टीचर को स्कूल में लेना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे समय में मैंने देख रहा हूँ कि स्कूलों में फिजिकल एजुकेशन टीचर्स कम है और जहाँ पे 6 चाहिए वहाँ 2 हैं। तो फिजिकल एजुकेशन 2 टीचर स्कूल के पूरे बच्चे को नहीं खिला सकता। उसके लिए मैंडेटरी है कि फिजिकल एजुकेशन टीचर होना बहुत ज़रूरी है। और फिजिकल एजुकेशन टीचर जब पूरी तरह से स्कूल में रहेगा तो बच्चे ऑटोमेटिकली स्वस्थ रहेंगे, बच्चे ऑटोमेटिकली समझेंगे कि अब मेरा सेहत ठीक रहना चाहिए कि नहीं चाहिए। देखिए, पसीना आना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। यदि आप पसीना नहीं निकाल रहे खेलते हुए और बैठे हुए एसी में बैठ रहे तो आप बीमार होंगे जी। आपको उसमें कुछ नहीं कर सकते, इसलिए खेलना बहुत ज़रूरी है। और फिजिकल एजुकेशन कोर्स के माध्यम से बच्चे समझेंगे कि किस तरह से हमारे बॉडी के अंदर हमारे सिस्टम्स कैसे काम करता है, हम टेक्निक्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आज देखिए स्पोर्ट्स बहुत डेवलप कर चुका है, आज फिजिकल एजुकेशन कोर्स भी बहुत डेवलप कर चुका है। तो पहले क्या होता था कि हम फिजिकल एजुकेशन को समझते थे कि भाई खेलना है या पढ़ना है, बस आ जाओ पढ़ लो। नहीं, आज टेक्नोलॉजी बहुत आ गई है, आज सिस्टम बहुत चेंज हो गया, आज एजुकेशन सिस्टम बहुत चेंज हो गया, कॉम्पिटिटिव मार्केट आ गई है। तो आपको बचपन से ही, मतलब 6-7 क्लास से ही समझाना पड़ेगा, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे अदर देश से, दूसरे देशों से। जी बिल्कुल। प्रोफेसर सरिता, ये तो बात हुई कि इन जनरल हर किसी को फिज़िकल एजुकेशन में किस तरह से पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्या इम्पोर्टेंस है उनकी लाइफ में, अगर हम इन जनरल देखें। लेकिन अगर कोई आगे चल के इसमें अपना करियर बनाना चाहता है तो किस तरह की रिक्वायरमेंट्स होते हैं? फिर दोबारा से मैं कहूँगी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, और क्योंकि ये अवेयरनेस बताना बहुत ज़रूरी है लोगों को कि फिज़िकल एजुकेशन कैन ऑल्सो बी अ करियर। क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी हैं जो कि फ़िज़िकल एजुकेशन पढ़ने के बाद हमें आती है। जैसे मैं पहले शुरू कर रही थी, कैसे आप 11th-12th में जब पढ़ते हैं तो फिज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट के ऑप्शन आपके पास आते हैं। एक टाइम था तो जैसे हम लोग जब हम पढ़े तो 11th-12th में फिज़िकल एजुकेशन होता ही नहीं था। तो बहुत अच्छा टाइम है इस टाइम की एक बच्चे को एक ऑप्शन नज़र आता है कि ये भी एक सब्जेक्ट है। और जब वो फिजिकल एजुकेशन पढ़े या ना पढ़े, उसके बाद भी उसका हो सकता है कि उसका इंटरेस्ट हो कि वो किसी ऐसी फील्ड से जुड़े जिसके अंदर फिजिकल एक्टिविटी हो, जिसके अंदर वो ह्यूमन परफॉर्मेंस की बात करे। तो फिजिकल एजुकेशन जो है एक ऐसी फील्ड है, उसके लिए बहुत सारे कोर्सेज हैं। जैसे मैं आपको शुरुआत करती हूँ कि 12th के बाद जब एक बच्चा डिसाइड करता है कि मुझे इस फील्ड के अंदर जाना है, रीज़न कोई भी हो सकता है जाने का, अगर वो जाने का डिसाइड करता है तो हमारे पास कुछ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, लाइक BPEd, MPEd पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज है। और फिर आगे बढ़ते बढ़ते बच्चा PhD के लिए भी जा सकता है। तो 2 तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे। हमें फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स को अलग अलग समझना पड़ेगा। फिजिकल एजुकेशन एक अलग फील्ड है, स्पोर्ट्स एज ए करियर अगर आप लेना चाहते हैं तो वो एक अलग फील्ड है। फिजिकल एजुकेशन अगर एज ए करियर लेना चाह रहे हैं तो एक टीचिंग एक ऐसी लाइन है जिसके अंदर मैंने कोर्सेज बताए, BPEd या MPEd है। ऐसे ही कोचिंग है जहाँ पे कोचेज होते हैं, कोचिंग देते हैं वो टीम्स को, तो वो उसके लिए भी अलग कोर्सेज हैं।
हैं, तो डिप्लोमा इन डिफरेंट स्पोर्ट्स है, आप अपने स्पोर्ट्स के हिसाब से किसी भी स्पोर्ट्स में डिप्लोमा कर सकते हैं। NSNIS है, मेरे ख्याल से काफ़ी पॉपुलर है ये ऑर्गेनाइजेशन जो कि इस तरह के कोर्सेज कराती है, वो किसी भी गेम के अंदर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही स्पोर्ट्स को अगर आप करियर लेना चाहते हैं तो कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करके आप आगे बढ़ के, और स्पोर्ट्स एज अ करियर उसके थ्रू भी आपको, अगर एलीट एथलीट हैं आप, तो आपको जॉब्स मिलती हैं, और आप इस तरह के कोर्सेज, कोचिंग के कोर्सेज करके भी आगे बढ़ सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन के कोर्सेज करने के लिए बिसाइड्स टीचिंग, आप टीचिंग के कोर्सेज हैं, ये NCT से अप्रूव कोर्सेज हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज कराती हैं। तो वहाँ पे आपको 12th के अंदर आपने क्या कोर्स किया है, साइंस किया है, कॉमर्स किया है, या फिर आपने ह्यूमैनिटीज किया है, इट डजंट मैटर। आप किसी भी कोर्स के साथ, अगर, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटीज में, आई थिंक मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज के अंदर एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो एंट्रेंस एग्जाम दीजिए और आपका एडमिशन उसमें हो सकता है। कुछ फिटनेस टेस्ट होते हैं, तो वो एक फील्ड है जिसमें टीचिंग में जा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी फील्ड हैं, अभी तो मैनेजमेंट में बहुत सारी फील्ड्स हैं, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के कोर्सेज कर सकते हैं, जैसे MBA के अंदर डिफरेंट स्पेशलाइजेशन होती है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट भी एक स्पेशलाइजेशन है। इसी तरह से स्पोर्ट्स इंडस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है, जिसके अंदर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बड़ी यूनिट हो सकती है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूं। इसी तरह से आप फील्ड डेवलपमेंट एक बहुत अच्छी फील्ड है, उसकी स्टडी करके आप उसमें जा सकते हैं। प्लस फिटनेस और आपका स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक बहुत अच्छी फील्ड है, जिसके अंदर कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज और डिप्लोमा कोर्सेज डिफरेंट यूनिवर्सिटीज कराती है, और वो कोर्सेज करके आप फिटनेस इंडस्ट्री में जा सकते हैं, खुद का बिजनेस खोल सकते हैं, और कहीं भी कोचिंग के लिए भी स्ट्रेंथ कंडीशनिंग कोचिंग की भी होती है, इस तरह से जा सकते हैं। तो आई थिंक स्काई इज द लिमिट नाउ डेज, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, और एक बहुत ही सक्सेसफुल करियर ये लिया जा सकता है। हम खुद यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल हैं, जिन्होंने मालूम नहीं था उस टाइम में फिजिकल एजुकेशन एज अ प्रोफेशन है, बट काफ़ी सक्सेसफुल इस फील्ड में रहे हैं। इस तरह से बहुत सारी, अब तो और भी नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। तो मेरे ख्याल से अगर किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट हो, इवन इवेंट मैनेजमेंट आप देखा होगा कि मैरिजेस का इवेंट मैनेजमेंट होता है, MNCs के अंदर इवेंट मैनेजमेंट होते हैं, इसी तरह से हेल्थ से रिलेटेड इवेंट मैनेजमेंट होते हैं। इस ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, इवन नेशनल गेम्स, स्टेट लेवल के गेम्स, उन सब के लिए, उस इवेंट्स को कराने के लिए एक पूरी मैनेजमेंट टीम होती है जो को कराती है, और उसके अंदर भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पैसा अर्न करने के लिए। तो आई थिंक अब फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिसके अंदर, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि अच्छा करियर हो पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और फ्यूचर के अंदर रिस्पेक्ट के, और या फिर अथॉरिटी हो। तो मेरे ख्याल से फिजिकल एजुकेशन आज के टाइम में एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे सब तरह की अपॉर्चुनिटी हैं। आप अपनी फील्ड चूज कर सकते हैं, और किसी भी एरिया के अंदर आप जा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो प्रोफेसर सरता ने बहुत सारी एडवांटेजेस बताया, और साथ में भी बताया कि किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर आप फिजिकल एजुकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं। प्रोफेसर तारकनाथ, आपसे भी समझना चाहेंगे किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिखाई देती हैं अगर ये कोर्स करना चाहते हैं बच्चे, फिजिकल एजुकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? मैडम, फिजिकल एजुकेशन कोर्स जब एक लड़का गांव से आता है तो उसको कुछ समझ में नहीं आता कि ये खेलना कूदना क्यों है। हम लोग खेलते हैं, हमारे कोच हमें खिलाते हैं, खेलने के बाद हमें कहते हैं कि कोर्स करने जाओ। जब हम इस फिजिकल एजुकेशन कोर्स करने आते हैं तो हमें एक ही पता होता है कि 3 साल का या 4 साल का कोर्स है या 2 साल का कोर्स है, तो हमें एक स्कूल का टीचर बनना है। स्कूल का टीचर में भी बहुत अलग अलग है, जिसमें एक PRT है, TGT है, PGT है। हम लोग सब गांव के बच्चे यही समझ के आते हैं कि जैसे हम लोग KVS में पढ़े हैं, नवोदय स्कूल दिखता है, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल दिखता है, तो ऐसा लगता है कि हाँ हम लोग यदि खेल लेंगे, खेलते हैं तो फिजिकल एजुकेशन कोर्स करेंगे तो हम एक टीचर बन जाएंगे, स्कूल टीचर। अब स्कूल टीचर में भी डिवीज़न है, जिसमें है प्राइमरी टीचर, फिर TGT है, फिर PGT है। अब स्कूल के बाद यदि हम और हायर लेवल में सोचते हैं तो लगता है कि हाँ यूनिवर्सिटीज़ में भी हम पढ़ा सकते हैं या कॉलेज में भी हम पढ़ा सकते हैं। तो कॉलेज में भी देखिए, जब हम रिसर्च करने के बाद, PhD करने के बाद, नेट करने के बाद हम जब कॉलेज में जाते हैं तो हमें सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर, उसके बाद प्रोफेसर। तो कॉलेजेस में ये डेजिग्नेशन है, और
जब आप इस तरह की कोर्सेज करने के बाद, फिजिकल एजुकेशन कोर्स करने के बाद आप जब हायर अथॉरिटी पे पहुंचते हैं, हायर सिस्टम में पहुंचते हैं, तो आपको तब अच्छा लगता है कि हाँ हमने ये कोर्स किया है। और इस कोर्स के क्योंकि मैं अपने आप को कहूँ कि जैसे गांव से आए, हमें पता ही नहीं था कि कॉलेज में इतने बड़े पोस्ट होते हैं, अब यूनिवर्सिटीज़ में बड़े पोस्ट होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में काम करने के बाद इतनी सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होते हैं। तो ये कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिससे आपको बहुत हायर लेवल, इवन आज के समय पे यदि आप प्रोफेसर बन जाते हैं इस कोर्स करने के बाद, आप वाइस चांसलर भी बन सकते हैं जी। और बने हैं। आपने सुना होगा लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो ग्वालियर में है, उसमें वाइस चांसलर है। हमारे कोर्स किए हुए लोग वाइस चांसलर बने हैं। तो ये कोर्स ऐसा इजी कोर्स नहीं है और छोटा भी कोर्स नहीं है, बहुत बड़ा कोर्स है। और कोर्स करने के बाद इसमें जो हायर अथॉरिटी है, मैडम ने अभी कहा कि इवेंट मैनेजमेंट, अभी मैं बताता हूँ कि जितने भी खेल हो रहे हैं, जितना भी आज के टाइम में दिल्ली में स्पोर्ट्स हो रहा है, उसमें हमारे स्पोर्ट्स के बच्चे उस स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट है। हमने जब यहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था, हम स्पोर्ट्स प्रेजेंटेशन मैनेजर था। तो वेरियस एरिया है जिसमें हम लोग काम कर सकते हैं ये कोर्स करने के बाद। और इस कोर्स में एक ऐसा एक झील है जो हम किसी भी चीज़ में पीछे नहीं हट सकते। हमें एडमिनिस्ट्रेशन दे दीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हमें रिसर्च दे दीजिए, रिसर्च कर सकते हैं। हमें पढ़ाने दे दीजिए, हम पढ़ा सकते हैं। हमें खिलाने दे दीजिए, हम खिला सकते हैं। तो हमारे एरिया पूरे होलसम डेवलपमेंट, हम चारों तरफ डेवलप कर सकते हैं। हम ऐसे जगह, ये कोर्स एक ऐसा है जिसमें हम न्यूट्रिशन की बात कर सकते हैं, जिसमें हम अपने हेल्थ की बात कर सकते हैं, जिसमें हम आपके हेल्थ की बात कर सकते हैं, जिसमें हम एक ऐसा चीज़ है जिसमें हम फिटनेस, जो हम अच्छे स्कॉलर्स हैं, अच्छे जो स्पोर्ट्स स्कॉलर्स हैं, उनको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। और वो टेक्टिक्स जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में हम पढ़ के जाते हैं। तो हमारा कैरियर बहुत वास्ट है, कैरियर बहुत बड़ा है, जिस कैरियर से हम लोग अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, हम लोग आगे ग्रोथ कर सकते हैं। और इस कोर्स को करने के बाद, क्योंकि ये पहले लोग बाग फिजिकल एजुकेशन समझते थे कि वो एक प्रोवर्ब्स है ना कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। आज ऐसा नहीं है। आज ऐसा है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब। तो हमें अब लाजवाब बनना है। हमें आज हम देखिएगा स्पोर्ट्स के बच्चे हैं, जो फिजिकल एजुकेशन के बच्चे हंसते रहते हैं, उनके अंदर कोई स्ट्रेस नहीं है। बट आप जनरल एजुकेशन के लोगों को देखिए, वो बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। तो हमारा कोर्स बहुत अच्छा है, बहुत वाइड है और बहुत समझने की चीज़ें हैं। हमने पहले भी कहा था कि हमारा कोर्स में फिजियोलॉजी है, फिलॉसफी है, साइकोलॉजी है, मैनेजमेंट है। हम सारे चीज़ों को लेके हमारा स्पोर्ट्स, हमारा फिजिकल एजुकेशन हम आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल। प्रोफेसर सरता, आपसे समझना चाहेंगे कि अगर इसकी हिस्ट्री देखना चाहें, समझना चाहें, तो पहले क्या सिचुएशन थी और अब की अगर सिचुएशन की बात करें तो किस तरह से बदलाव आया है? अगर बहुत पुरानी बात करें, जिसकी अभी तो बहुत ज़्यादा रेलिवेंस है नहीं, क्योंकि अगर मैं अपने से ही बात करूं तो जिस टाइम में मैंने डिसाइड किया था कि मुझे फिजिकल एजुकेशन कोर्स करना है, मैं खुद साइंस स्टूडेंट रही, मैंने बॉटनी ऑनर्स किया और नेशनल लेवल की मैं हॉकी प्लेयर रही। तब मुझे लगा कि मुझे खेलों से जुड़ना है। और उस टाइम में फिजिकल एजुकेशन एक बहुत बड़ा, इस तरह से जो हम आज बात कर पा रहे हैं उस तरह से नहीं था। फिजिकल स्पोर्ट्स में जुड़ने के लिए फिजिकल एजुकेशन फील्ड मैंने चूज करी थी। तो उस टाइम के अंदर बहुत ही लिमिटेड एरिया थे, बहुत लिमिटेड यूनिवर्सिटीज के अंदर फिजिकल एजुकेशन था। अभी तो पूरी, अगर मैं यूनिवर्सिटी सिस्टम की बात करूं तो एक्सक्लूसिवली वहां पे डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन नहीं होता था, ना ही वहां पे कुछ। और आज की मैं बात करूं तो कुछ यूनिवर्सिटीज में, चाहे गिनी चुनी है, फैकल्टी भी फिजिकल एजुकेशन की बन चुकी है। और जो मैंने इस तरह के कोर्सेज की बात करी कि मैनेजमेंट में भी आप जा सकते हो, इवेंट मैनेजमेंट में जा सकते हो, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में जा सकते हो, स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी में जा सकते हो। तो हर एक फील्ड के अंदर स्पोर्ट्स का एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होने के कारण हम सभी फील्ड के अंदर जा सकते हैं। तो पुरानी बात और अभी बात में इतना अंतर है। और प्लस हम अभी हाई परफॉर्मेंस लैब्स बनी हुई हैं इंडिया के अंदर। कई ऐसी स्टेट्स ने काफी अच्छा वो कर रही हैं। बेंगलोर में है, उड़ीसा में इतनी अच्छा, उड़ीसा स्टेट ने बहुत अच्छा किया है। हाई परफॉर्मेंस लैब है जहाँ पे हमारे एथलीट्स, जो आज हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, अभी पिछली रात को ही हमने जो क्रिकेट के अंदर वर्ल्ड कप जीता है हमारी विमेन टीम ने, वो सब ऐसे नहीं आया। वो इतनी जो लंबी हिस्ट्री है उसके अंदर, जहां हमने रियलाइज किया कि कैसे फिजिकल
फिजिकल एक्टिविटी और फिजिकल एजुकेशन हमारा पार्ट होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम का। और फिर हमने स्पोर्ट्स के अंदर अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाया है, बहुत सारे मेडल हम ला रहे हैं, हमारे एथलीट्स, पैरा एथलीट्स, और अभी जो मैंने मेंशन किया हर एक फील्ड के अंदर, हर एक स्पोर्ट्स के अंदर हम आगे जा रहे हैं। और वर्ल्ड के अंदर अगर आपने नोटिस किया होगा, जिस कंट्री की इकोनॉमी हाई होती है उसका मेडल टैली भी हाई होता है। पहले यूएसए का हुआ करता था, फिर ऑस्ट्रेलिया, इस तरह से, और अब चाइना। और जैसे जैसे इकोनॉमी चेंज हो रही है वैसे वैसे मेडल टैली चेंज हो रही है। और मुझे नहीं लगता कि बहुत दूर है इंडिया का भी मेडल टैली उसकी इकोनॉमी को दर्शाते हुए हम लोग ऊपर जाने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि हम उस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं और पहले और आज के में बहुत अंतर है। बच्चों के पास बहुत फैसिलिटी है, बहुत तरह की कोर्सेज शुरू हो चुके हैं जो कि उनको अलग अलग फील्ड में अपॉर्चुनिटी बनाता है करियर का, करियर अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जी बिल्कुल। प्रोफेसर तारक, जैसे कि अभी प्रोफेसर सिरता ने बताया कि किस तरह से बदलाव आया है और बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं लोगों के पास, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन अगर हम नज़रिए की बात करें, अगर हम बच्चों की बात करें, उनका इंटरेस्ट किस तरीके का है, क्या उनके भी नज़रिए में बदलाव आया है? अगर उनके पेरेंट्स की बात करें तो वो इस सबको कैसे देखते हैं? आपका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे, या आपने किस तरह के एक्सपीरियंसेस, आपका किस तरह का एक्सपीरियंस? मैडम, आज के टाइम में बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स के नज़रिया बदल गया है। हम लोग जब खेलने जाते थे तो हम लोग खुद ही चले जाते थे या पीटी टीचर ही हमारे साथ रहते थे। बट आज के समय में क्या है कि पेरेंट्स बच्चों के साथ रहते हैं, बच्चों के साथ जाते हैं जहाँ पे उनका नेशनल होता है, जहाँ पे उनका स्टेट डिस्ट्रिक्ट होता है। तो बच्चों के साथ पेरेंट्स, उनको पता है कि मेरे बच्चों को कब रेस्ट चाहिए, कब क्या खाना चाहिए, क्या। तो पेरेंट्स का नज़रिया तो ऑब्वियसली बड़ा है। और पेरेंट्स के नज़रिए से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि पेरेंट्स आज अपने बच्चे के साथ ट्रेनिंग के एरिया में भी जाते हैं कि किस तरह से क्या ट्रेनिंग ले रहा है, ट्रेनिंग शेड्यूल। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं 2008 में जब चाइना में गया था तो चाइना में जाके देखा कि वहाँ पे स्पोर्ट्स के सिस्टम डिफरेंट थे। अभी मैं रिसेंटली जर्मनी घूम के आया हूँ, तो वहाँ पे भी हमने देखा कि सिस्टम है। बट यस, मशीनरी सिस्टम्स अब हमारे इंडिया में आ रहा है। और इंडिया में मशीनरी सिस्टम्स, जब आप इंडस्ट्रीज़ के साथ मशीनरी सिस्टम आएगा तो हमारे परफॉर्मेंस और बढ़ेंगे। हमारे परफॉर्मेंस इसलिए बढ़ेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ कि जितने लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं ना, उनको ज़बरदस्ती नहीं दिया गया, उनको वो अपनी इच्छा से खेलते हैं और उनके अंदर एक ज़िद है कि मुझे मेडल लेना है। और उस जगह में यदि थोड़ा सा ट्रेनिंग हो जाए, अच्छा ट्रेनिंग विद मशीनरी के साथ, तो आज मैं ये कहता हूँ कि हमारे देश में मेडल की टैली बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी। क्योंकि हमारे देश में बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं। हमारे देश में हमारे पेरेंट्स आज के टाइम में बच्चों के पीछे, उसके पीछे उतना वर्क कर रहे हैं क्योंकि समय देते हैं। मैंने ऐसे पेरेंट्स देखे हैं जो उनके बच्चे के साथ स्पोर्ट्स के लिए फील्ड में जाते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, कैसे कैसे ट्रेनिंग दे रहे हैं कोच, वो भी देखते हैं। तो पेरेंट्स में बहुत बदलाव आया है। पहले तो पेरेंट्स हम लोग को फील्ड में छोड़ देते थे, हम लोग खेलते थे। जैसे मैडम ने कहा कि हम लोग फिजिकल एजुकेशन कोर्स करने आए तो हमारे पेरेंट्स भी नहीं जानते। बट आज के टाइम में पेरेंट्स को पता है कि इसकी कैरियर क्या है। आज के टाइम में स्टूडेंट्स को पता है कि इसकी कैरियर क्या है और खेलने से मुझे कैसे मेडल मिलेगा, मेडल के बाद मुझे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आज हमारे देश बहुत बदलाव है और हमारे देश के अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी क्योंकि हमारे देश में आपने देखा होगा आज के टाइम में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ बहुत बढ़ रहे हैं। आज हमारे इंडिया में आज फिजिकल एजुकेशन कोर्सेज बहुत ज़्यादा हो गया। पहले हम लोग जब हम ग्वालियर में पढ़ते थे तो पता चला कि 10, 8, 12 ही यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें फिजिकल एजुकेशन कोर्सेज हैं। आज ऑल ओवर इंडिया में जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं उस यूनिवर्सिटीज़ में फिजिकल एजुकेशन की डिपार्टमेंट है। जब फिजिकल एजुकेशन की डिपार्टमेंट होगा, ट्रेनिंग शेड्यूल बनेंगे, मशीन्स आएंगे तो ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस बढ़ेगा। और परफॉर्मेंस बढ़ेगा तो हमारे इंडिया में आज मेडल आएंगे तो ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मेन है। जॉब सिर्फ हम स्कूल टीचर की बात न करें, हम कॉलेज, आज इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा हमारे स्पोर्ट्स के बच्चे, हमारे स्पोर्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं, जो परफॉर्मर हैं, वो
उसमें है। और आपको आज बता देता हूँ, हमारे जो स्पोर्ट्स के बच्चे हैं वो विदेश में भी जाके पढ़ रहे हैं, विदेश में भी जाके काम कर रहे हैं। हमारे ही इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंस के बच्चे जो है फॉरेन में पढ़ रहे हैं और फॉरेन में उसके वो काम करते हैं, फिर इंडिया में आते हैं। सो दैट मीन्स फिजिकल एजुकेशन का कोर्स ऐसा वाइड कोर्स है जिससे हमारे बच्चे बाहर जाके पढ़ने के बाद, मैं भी जर्मनी में गया था, हमें मिला वहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, वो वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं और वो वहाँ के नॉलेज ले आने के बाद हमारे इंडस्ट्रीज में काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट होगा और आगे बढ़ेगा। हम लोग तो चाहते हैं कि थ्रू फिजिकल एजुकेशन, थ्रू ट्रेनिंग, थ्रू एजुकेशन हमारे बच्चे आगे बढ़े, हमारे स्टूडेंट्स आगे बढ़े, हमारे स्पोर्ट्स के स्टूडेंट्स और डेवलपमेंट करें और मेडल लाएं। जी बिल्कुल, बहुत बदलाव आया है और पेरेंट्स भी अब खासी इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं बच्चों के फिज़िकल एजुकेशन के करियर किस तरह से बन सकता है, किस तरह से आप जॉब कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, जैसे कि हमारे दोनों गेस्ट बता रहे हैं। प्रोफेसर सरिता, लेकिन जो रहा है वो इतनी आसान नहीं है, किस तरह के चैलेंजेस आपको दिखाई देते हैं? हाँ, बिल्कुल सही कहा, रहा इतनी आसान नहीं है क्योंकि अभी भी लोगों को डर है अगर फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स को करियर लेना हो तो, क्योंकि हर एक पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा सक्सेसफुल हो, क्योंकि हर एक एथलीट एथलीट नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमने एक तो ये इस मीडिया के थ्रू हम लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हम ये मानते हैं, अगर हम कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स की बात करें, कि हर एक बच्चा एलीट एथलीट नहीं हो सकता, बट उनको समझना पड़ेगा कि उसके साथ भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर हम IPL को भी ले ले, एक टाइम था जो टीम होती थी 20-25 लोगों की क्रिकेट की, वही लोग खेलते थे और सालों साल खेलते थे, बट IPL एक ऐसा मीडिया आया जिसके थ्रू सभी बहुत सारे, मेरे को लगता है कम से कम 150-200 क्रिकेटर्स को मौका मिला वो इंटरनेशनल लेवल पे ना जा के IPL के अंदर जो इंटरनेशनल उनको एक्सपोजर मिलता है वो मिला, एंड दे आर अर्निंग वेल। ऐसे ही जो इस लेवल पे भी नहीं जा सकते वो इस तरह के फिजिकल एजुकेशन कोर्सेज करके करियर, जिसकी डिस्कशन हमने पहले भी करी, उसके थ्रू भी बहुत अच्छा करियर कर सकते हैं। और मुझे लगता है करियर, प्रोफेशन, ये सब की तो बातें अलग ही हैं, इनको तो एक ज़रूरी है ही, पर अगर हर एक पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा फिट रहे, हर एक देश चाहता है कि उसके फिट सिटीजन रहे, तो मेरे ख्याल से फिजिकल एक्टिविटी तो सभी के लिए है। तो इसीलिए मैंने जब शुरुआत करी थी ये बोला था कि क्लासेस कैसे शुरू में छोटी क्लासेस से हम फिजिकल एक्टिविटी उसको उनके कोर्सेज के अंदर हम उनको एक्सपोज करते हैं फिजिकल एक्टिविटी के लिए, और धीरे धीरे अगर उनका इंटरेस्ट आता है तो हम उन्हें ये बताते हैं कि ये भी एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर वो बेधड़क इस प्रोफेशन को चूज कर सकते हैं। और अगर मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिन्होंने भी फिजिकल एजुकेशन कोर्सेज किए हैं वो 100% एम्प्लॉयमेंट रेट है। वो किसी ना किसी फील्ड में, चाहे वो स्कूल में, किसी भी लेवल पे, कॉलेज में, फिटनेस इंडस्ट्री में, इवेंट मैनेजमेंट में या स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में, इवन कुछ लोगों ने स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में भी अपनी जगह बनाई है और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा स्मूथ कंडक्ट कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि रहा तो आसान नहीं है, बट एक नॉलेज की, अवेयरनेस की ज़रूरत है, और दूसरा विश्वास की ज़रूरत है इस फील्ड पे विश्वास करने के लिए, क्योंकि आज मैं बहुत ही विश्वास के साथ आप लोगों को विश्वास दिला सकती हूँ, सारे अपने जितने भी श्रोता हैं और जो इस मीडिया के थ्रू हम आप तक पहुँचा सकते हैं, कि एक ऐसी फील्ड है कि जिसमें आप इत्मीनान से अपने बच्चे को कह सकते हैं कि वो सक्सेसफुल रहेगा। पेरेंट्स की चिंता है, बट ये एक है जिसमें 100% एम्प्लॉयमेंट है। और अगर मैं ये भी कहूँ कि हमारे जो बहुत सारे बच्चे हैं वो अपना खर्चा खुद उठाते हैं, जो फिजिकल एजुकेशन के हमारे यहाँ कोर्सेज कर रहे हैं, तो अगर मैं अपने ही एरिया में रिस्ट्रिक्ट रहूँ, अपने कॉलेज में ही रिस्ट्रिक्ट रहूँ, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि हमारे से 80 to 90% अपने पेरेंट्स से पैसा भी नहीं लेते हैं जी। वो अपना खर्चा खुद उठाते हैं, बिकॉज उन्होंने इस कोर्स के थ्रू ऐसी ऐसी स्किल सीख रखी हैं अपने स्पोर्ट्स से, फिटनेस से, कि वो वहाँ पे कोचिंग करते हैं और अपने खाली टाइम में मे बी वीकेंड्स पे अपना खर्चा तक खुद उठाते हैं जी। और आगे भी प्रोफेशनली जो एज ए स्टूडेंट इतना कुछ अपना खर्चा खुद उठा सकते हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि वो प्रोफेशनली कितना आगे तक जाएंगे। तो कोई चिंता की जरूरत नहीं है। चैलेंजेस जरूर आते हैं, वो हर एक फील्ड में है। अगर आपका बच्चा जी एग्जाम देता है या फिर कोई और एग्जाम देता है, तो 100% तो वहाँ भी जरूरी नहीं कि वो इंडक्ट हो ही जाए या करियर में सक्सेसफुल रहे। तो किसी भी करियर की तरह यहाँ भी कुछ अनसर्टेनिटी हो सकती है, बट एम्प्लॉय
एम्प्लॉयमेंट इज श्योर इन दिस फील्ड, दिस आई कैन टेल। जी, तो 100% एम्प्लॉयमेंट है, जैसे कि प्रोफेसर सरिता कह रही है। प्रोफेसर तारक, आपसे एक समझना चाहेंगे बात, अगर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स की बात करें तो गवर्नमेंट ने किस तरह के इनिशिएटिव्स लिए हैं फिजिकल एजुकेशन को लेकर के? गवर्नमेंट में तो फिजिकल एजुकेशन को लेकर कोर्सेस अभी भी ITEP में कोर्सेस बन रहे हैं। 4 इयर्स डिग्री के कोर्सेस हैं, 3 इयर्स डिग्री कोर्सेस हैं, प्लस 2 इयर्स डिग्री कोर्सेस हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोर्सेस तो बन रहे हैं, और कोर्सेस के उसमें अब जब हम लोग पहले बैचलर डिग्री करते थे तो बैचलर डिग्री में क्या था, रिसर्च नहीं था। अब गवर्नमेंट की तरफ से बैचलर डिग्री में रिसर्च है। सो बच्चे लोगों को बहुत ईजी है, बहुत टफ भी है, क्योंकि बैचलर डिग्री में क्या होता है कि बच्चा जब फाउंडेशन पढ़ता है या साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पढ़ता है या एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ता है, तो उसके लिए रिसर्च एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। तो वहाँ पे यदि हम एकेडमिक रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च सिखाते हैं, बेसिक रिसर्च सीखने के बाद, तो उसके बाद उसके लिए मास्टर डिग्री बहुत ईजी हो जाता है जी। मास्टर डिग्री और PhD के लिए हायर रिसर्च काम कर सकता है। तो गवर्नमेंट तो ऑब्वियसली बहुत काम कर रही है, गवर्नमेंट की तरफ से तो काम बहुत हो रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से इवन अभी आपने देखा होगा कि NEP में भी जोड़ा है कि एटलीस्ट 5th क्लास से 6th क्लास से फिजिकल एजुकेशन जोड़ा जाए, करा जाए, ताकि बच्चे डेवलप कर सके। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट सेक्टर में फिजिकल एजुकेशन का बहुत डेवलपमेंट है। आपने देखा होगा कि स्कूलों में दिल्ली गवर्नमेंट में स्पेशली हर 2 साल छोड़ कर स्कूल टीचर्स की पोस्ट निकलते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में भी बहुत सारे पोस्ट निकलते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई वो नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से है, बट हाँ कुछ प्राइवेट स्कूलों में मैं हर वक्त कहता हूँ कि प्राइवेट स्कूल्स में जहाँ 4 चाहिए वहाँ 2 हो जाते हैं। स्कूल के फिजिकल एजुकेशन टीचर्स बहुत ज़रूरी है, गवर्नमेंट में फुलफिल उसको कर रहे हैं। बट यस, एजुकेशन सिस्टम्स को बढ़ना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम भी स्लोली हो रहा है। बट हाँ, हमारे जो इंडस्ट्री लेवल है, यह साई अब खूब डेवलप कर रहा है परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए। तो इस तरह से यदि परफॉर्मेंस एनालिसिस और हम एक साथ जुड़े, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और साई, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिन में फिज़िकल एजुकेशन कोर्सेस, फिज़िकल एजुकेशन की सिस्टम, फिज़िकल एजुकेशन की जो करिकुलम है वो एक होगा, और इससे आप डेवलप कर सकते हैं और हमारा स्पोर्ट्स और अच्छा बढ़ेगा और अच्छा मेडल ला सकते हैं हम। जी बिल्कुल। प्रोफेसर सरिता, आपसे एक कंक्लूडिंग रिमार्क चाहेंगे। हम बात कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन स्कोप एंड चैलेंजेस की, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, क्या कंक्लूडिंग रिमार्क? मुझे लगता है जैसे प्रोफेसर तारिक बोल रहे थे, तो एक पूरा सिस्टम है, उसको एक यूनिसन में काम करना चाहिए। गवर्नमेंट के बहुत सारे खेलो इंडिया और इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम हैं, इंसेंटिव्स हैं स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, बट जो रिसर्च इंसेंटिव्स हैं उन पे भी ज़्यादा काम करना चाहिए। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके रिसोर्सेज, मुझे ऐसा लगता है जो ऑलरेडी रिसोर्सेज हैं उनको ही उन पे ज़्यादा ध्यान देना है। ऑलरेडी रिसोर्सेज हैं, बट उन रिसोर्सेज को और ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ फंड्स, और रिसर्च पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में जैसे हमने बताया कि कई नए अब सभी जगह डिपार्टमेंट्स हैं, कुछ जगह फैकल्टीज़ भी बन गई हैं जहाँ पे रिसर्च के काफ़ी स्कोप हैं। तो अगर हम स्ट्रेंथन करते हैं यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को, जहाँ पे फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं, तो आई थिंक वो जो रिसर्च हमारा थोड़ा सा जिसके अंदर हमें डिपेंडेंट होना पड़ता है, कोचिज़ हम बाहर से हायर करते हैं, तो अगर रिसर्च बेस हमारी स्टडीज होती हैं जिनको की फैसिलिटीज उनको मिल रही हैं, तो आई थिंक ये एक एरिया है जिसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जा सकता है। और अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए, और स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए तो हाई परफॉर्मेंस लैब्स जो अभी हैं उनको और बढ़ाना चाहिए, और जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स है उन पे भी काम होना चाहिए, उसको स्ट्रेंथन। मे बी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसे सपोर्ट सिस्टम हो जो कि उन लोगों को जो ऑलरेडी हैं, एक तो होता है नए लोगों को लाना, एक होता है जो ऑलरेडी हैं, उन रिसोर्सेज को हम कैसे बेटर यूज करें। तो मुझे लगता है उन रिसोर्सेज को बेटर यूज करने के लिए हम उनको भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर सकते हैं। मे बी अगर ज़रूरत हो तो फॉरेन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे रिसर्च इन कोलैबोरेशन कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स हो सकते हैं, सोचा कि हम स्ट्रेंथन कर सकें ये एरियाज जो हमारे थोड़े से लैकिंग हैं, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल।
प्रोफेसर सरिता त्यागी, प्रोफेसर तारक नाथ, आप दोनों ने वक्त निकाला, स्टूडियो में आए और इतनी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें दी, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो हमारे दोनों खास मेहमान आज मौजूद थे और हम बात कर रहे थे भारत में फ़िज़िकल एजुकेशन के स्कोप और चैलेंजेस की। उन्होंने बताया कि फ़िज़िकल एजुकेशन की कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडिया में इस समय और किस तरह से बदलाव आया है नज़रिए में, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की, उनके पेरेंट्स की। और 100% एम्प्लॉयमेंट की बात हमारे गेस्ट बोल रहे थे। और न सिर्फ फ़िज़िकल एजुकेशन आपको फ़िज़िकली हेल्दी रखता है बल्कि मेंटली भी स्ट्रॉन्ग रखता है, एकेडमिकली भी आप बेहतर कर सकते हैं और साथ में एक अच्छा करियर भी बिल्ड कर सकते हैं या बिजनेस कर सकते हैं। इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। हम आपके लिए और किस तरह के नॉलेज पर प्रोग्राम तैयार करें, आप हमें मशवरा दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है nopddurdu@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।